गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बच्चों, हम चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं और कल की क्लास में मैंने कुछ मैकेनिज्म समझाई थी, तो उसको आज एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि कुछ एक बच्चों को कुछ क्वेरी थी तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेमी परमेबिलिटी है, ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म है। ठीक है, तो उसमें हम एक्टिव प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे थे। एक्टिव प्रोसेसेस, तो उसमें फर्स्ट था एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। एक्टिव प्रोसेसेस का मीन ये होता है कि सेल्स के अंदर जब भी सब्सटेंसेस का या आयंस का या मिनरल्स का सेल के अंदर जब मूवमेंट होता है तो उसमें सेल की एनर्जी खर्च होती है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जनरली हम रूट्स में देखते हैं प्लांट्स की, तो जिनके अंदर जो सॉइल से जो मिनरल्स एंड आयंस हैं वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सेल के अंदर जो आयंस एंड मिनरल्स हैं वो मूव कर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, सेकेंड हम लेते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब इनसाइड द सेल, साइटोसिस यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, तो जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा वगैरह में देखने को मिलता है कि जब उनके सेल के पास पे कोई फूड पार्टिकल या कोई भी सॉलिड पार्टिकल आता है तो उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनते हैं, तो सेल सरफेस से कुछ प्रोजेक्शन बनते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, और वो सॉलिड फूड पार्टिकल को एनवेल्प कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? कि सेल के अंदर जो वेस्ट बनता है, स्पेशली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो वेस्ट है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा सेल सरफेस तक आता है और वहां से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। द एक्सपेलिंग ऑफ सॉलिड और वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये बात। नेक्स्ट कुछ एक और टर्म्स हैं बच्चों। अच्छा, नाइन्थ क्लास, एक चीज ध्यान रखना, ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप बाद में व्हाट्सएप करके या अलग से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? बच्चों, जब किसी सेल को हम किसी सॉल्ट वाटर में या शुगर वाटर में रखते हैं तो बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाता है और सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ओके बेटा, तो यहां पर कुछ सॉल्यूशंस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा सॉल्यूशंस के बारे में बताइए, तो सबसे अपन लेते हैं पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है उसकी मात्रा ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है, और जो सॉल्ट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में। जो सॉल्ट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है, इन कंपेयर टू सेल। तो ऐसे सराउंडिंग वाटर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
तो ऐसी सॉल्यूशन के अंदर जब किसी सेल को पुट किया जाता है तो बाहर से सराउंडिंग एरिया से जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है। तो इसी ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सेल के अंदर वाटर सेल का साइटोप्लाज्म एक्सपेंड होता है और जो सेल है वो स्वेल हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को वी आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? बच्चों ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर का जो रेशो है वो इक्वल है सेल के अंदर जो वाटर और सॉल्ट है। आपको मैं बता दूं सेल के अंदर भी 80% पार्ट वाटर ही होता है, ठीक है। तो सेल का जो अंदर का वाटर और सॉल्ट का जो रेशो है, जो बाहर जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसका भी रेशो इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशन में किसी सेल को पुट करने पर सेल के अंदर जितना पानी मूव करता है उतना ही पानी या वाटर सेल के बाहर मूव करता है, तो इक्वल रहती है। सेल ना तो एक्सपेंड होती है ना ही श्रिंक होती है, ठीक है। तो एज इट इज रहती है, अपनी सेम स्टेट में रहती है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को वी आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, थर्ड लेते हैं हाइपर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इनसाइड द सेल। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक पानी लिया एक कटोरे के अंदर और उसमें सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया और नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर दी, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इन कंपेयर टू सेल। और ऐसे सॉल्यूशन में किसी सेल को रखने पर सेल के अंदर से पानी बाहर मूव करता है एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा और सेल जो होती है श्रिंक हो जाती है। सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कल प्रखर ने क्वेश्चन किया था डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट इज डी प्लाज्मोलाइसिस? At first you have understood plasmolysis। आप प्लाज्मोलाइसिस समझ गए बच्चों, ठीक है। जब प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है किसी सेल के अंदर तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है। अब ऐसी श्रिंक सेल को अगर अगेन हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या हम वाटर में रखते हैं तो सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस होता है और सेल के अंदर वाटर मूव कर जाता है, ठीक है। और सेल जो है वापस से फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है, स्वेल हो जाती है और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके बेटा, व्हेन अ सेल पुट इन वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल, व्हेन ए श्रिंक सेल पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और वाटर, the water moves inside the cell due to endoosmosis and cell get remain in their normal state. Cell get turgid. This is called deplasmolysis. Cell का वापस से फूल जाना, this is called deplasmolysis. ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट था, मैकेनिज्म थी सेल की सेमी परमिएबिलिटी से रिलेट करके। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? बच्चों सेल के कल मैंने आपको काफी सारी टर्म्स बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है बेटा।
तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं साइटोप्लाज्म। बच्चों सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज सबमर्ज रहते हैं, तो उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों? कि आप किसी सेल के सेल मेम्ब्रेन को काउंट मत कीजिए, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जितना भी अंदर का कंटेंट है उसमें साइटोप्लाज्म भी है, सेल ऑर्गेनेलीज भी है एंड न्यूक्लियस भी है। तो उन सबको कंबाइनली एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल के लिए हम काम में लेते हैं प्रोटोप्लास्ट के। प्रोटोप्लाज्म में आप सेल मेम्ब्रेन को और ऐड करते हैं तो इसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि प्लांट सेल के अंदर अगर आप सेल वॉल को काउंट नहीं करते, सेल मेम्ब्रेन एंड अंदर के पूरे कंटेंट को इंक्लूड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? इसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। मतलब साइटोप्लाज्म के एक एमॉर्फस, एक ट्रांसपेरेंट, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है ये, जिसमें 80% पार्ट जो है वाटर होता है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें काफी सारे और मिनरल्स हैं, आयंस हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट है उसे हम प्लाज्मा जेल कहते हैं, और जो मिडिल पार्ट है उसे हम प्लाज्मा सोल कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर कन्वर्जन होता रहता है प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल पार्ट में। और साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट भी होता है, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल होता है। तो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो कंसेप्ट था साइटोप्लाज्म का। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। एंड बच्चों यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन द सेल, इनसाइड द सेल। एंड मैंने वहां पर 3 कैटेगरीज बनाई थी: डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज। बच्चों जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके एग्जांपल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अंडरस्टूड? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के एग्जांपल दे देता हूं मैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, peroxysomes and vacuoles. These are the single membrane bounded cell organelles. ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं membrane-less cell organelles. membrane-less cell organelles की अगर मैं बात करूं तो उनमें 2 हैं, ध्यान से सुनना: सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम। ये कॉम्पिटिटिव है बच्चों, ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये नेचुरली आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेगा, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज द मेम्ब्रेन लेस, जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रोसोम है एंड राइबोसोम। बच्चों कल की क्लास में आई हैव स्टार्टेड द न्यूक्लियस, मैंने न्यूक्लियस स्टार्ट कर दिया था और उसकी स्केच को भी मैंने एक्सप्लेन किया था और आप सबको समझ में आया था। आज अपन उनके फंक्शन को करेंगे और क्रोमेटिन मटेरियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूं, न्यूक्लियस जो है let me start the topic nucleus. Nucleus is a double membranous cell organelle. Nucleus was discovered by Robert Brown.
ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये बच्चों कुछ एक सेल्स में एब्सेंट होता है, बाकी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं जिन सेल्स की बात करूं, ध्यान रखना वो हायर क्लासेस में कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, इसके अलावा मेमेलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, स्क्लेरेनकाइमस सेल्स के अंदर, सीव ट्यूब सेल्स, प्लांट की जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं जो आपको आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आगे की क्लासेस के लिए भी। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मेमेलियन आरबीसी के अंदर, स्क्लेरेनकाइमस सेल्स के अंदर, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के अंदर भी जो है प्लांट के न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके इसके अलावा जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव द न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। और मैंने आपको कल स्ट्रक्चर समझाई थी कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो एक छोटी स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनलेस, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था, और उसके अंदर राइबोसोमल आरएनएस का फॉर्मेशन होता है, और राइबोसोम की सब यूनिट्स का, छोटी यूनिट्स का फॉर्मेशन भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी जिसे हम क्रोमेटीन मटेरियल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी मैं आपको एक स्केच समझा रहा हूँ क्रोमोसोम्स के लिए, आप एक रफ कॉपी लीजिए और साथ साथ में ड्रॉ करते रहना। ठीक है बेटा, तो अपन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
यस बेटा, आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, एंड दिस इज द स्केच ऑफ क्रोमोसोम। ये एक स्केच है क्रोमोसोम की। स्केच ऑफ ए क्रोमोसोम। ध्यान से समझना बच्चों, ये बेसिक्स हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूरी है हमारे आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, कल आपने न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी आपने, उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी को ध्यान होगा, हमारे अंदर, हमारी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारी ईच एंड एवरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक्सेप्ट गैमेट्स, गैमेटिक सेल को छोड़ दें आप। ठीक है, तो सेल डिवीजन के समय ये जो रोड स्टेट स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स बच्चों, मेजर पार्ट इसका डीएनए है। ये डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं जिनके आपस में कॉइलिंग से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको दो थ्रेड नजर आ रहे हैं, दो थ्रेड नजर आ रहे हैं। तो एक सिंगल थ्रेड को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सिंगल थ्रेड को क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है बेटा, और इनके जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है, उन हाईली कॉइल्ड पार्ट को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां देखिए आप कि दो जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड है। दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड है और उनके बाहर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके द्वारा क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं और इनको कवर करती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए बच्चों, यहां से जो एकदम क्रोमेटिड्स का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा इस साइड में या इस साइड में कहीं और अगर दूसरा कोई कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एकदम सेंटर में देखिए, यहां से जो क्रोमेटिड्स हैं वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो इस जगह को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा इस या इस साइड में अगर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जनरली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो एंड्स हैं क्रोमोसोम्स के वो कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरल्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। तो इन कॉइल्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। एंड इन शॉर्ट इन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? इसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जीन। जीन क्या है? जो क्रोमेटिड्स के ऊपर जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है उन्हीं को हम जीन कहते हैं या हम एलील कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दे हैव द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके बेटा, और ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमारे फीचर्स के लिए, हमारे कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें जो जीन पाए जाते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एक जीन एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट, TRAIT, ट्रेट हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लक्षण को या कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। मैं लिख के बता देता हूं, TRAIT, ट्रेट। ट्रेट का मतलब भी क्या होता है? लक्षण या कैरेक्टर होता है। तो वन जीन कंट्रोल्स और रेगुलेट वन ट्रेट। ओके, तो यहां पर हम जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो स्ट्रक्चर है आपके क्रोमोसोम की, आप देख लो एक बार। हाँ, अब बच्चों सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के बेसिस पर, सेंट्रोमियर के प्रेजेंस के बेसिस पर टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों,
टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम में देखिए, बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसकी प्रेजेंस के बेसिस पर देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंट्रलाइज्ड है, एकदम सेंटर में है, मिड में है, तो ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर मान लो सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्टेड है किसी एक एंड की ओर, तो इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा और एकदम जो एंड पार्ट है उससे थोड़ा पहले है अगर सेंट्रोमियर, तो ऐसे क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और अगर सेंट्रोमियर एकदम एट द एंड है और एक ही तरफ उसकी लॉब्स हैं क्रोमोसोम की, तो उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। इसको बहुत ज्यादा आपको बच्चों में बता दूं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है, डायग्रामेटिक है, लर्निंग आसान है, ठीक है ना। तो आपको कल मैंने न्यूक्लियस भी समझाया था, तो उसकी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 टाइप बताए हैं, तो इनको भी आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, लर्निंग इजी है इनकी, ठीक है। अब बच्चों फंक्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? बच्चों जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर है। अब कंट्रोल सेंटर क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं जो डीएनए के बने हैं और जो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इनकी जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है वो कंट्रोल होता है डीएनए के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे ट्रेट्स को, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स के द्वारा। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना। तो वो यूनिट्स हैं हेरिडिटी की, जो कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
तो बच्चों जो सेल का कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है, जितनी भी रिएक्शंस है उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ओके, चलिए एक बार बच्चों स्केच देख लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ध्यान से देखिए आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है ये, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है। जो मेमेलियन आरबीसीज हैं उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। इन 3 साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, और ये एक नेटवर्क के रूप में सेल के अंदर पाई जाती है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा टॉपिक है तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।